नमस्कार दोस्तों। आपने एक बहुत ही चर्चित मामले के बारे में सुना होगा, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, संविधान पढ़ा है, मूल अधिकारों के बारे में जानते हैं, या आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आपने सुना है, या आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर पार्लियामेंट को देती है, इन सब के बारे में जानते हैं, सुना है, तो आपने मिनर्वा मिल्स का मामला जरूर सुना होगा। आज मैं आपको इस लेक्चर में बहुत डिटेल में बताने वाला हूं मिनर्वा मिल्स का मामला क्या था, क्या उस समय पॉलिटिकल सिनेरियो था देश का, कौन से क्वेश्चंस थे सुप्रीम कोर्ट के सामने में, और क्या एक बात इस पूरे मैटर में डिसाइड हुई है। आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं, जुडिशियल रिव्यू यानी आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार देता है न्यायिक पुनरावलोकन का। मतलब अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अपने पास मंगवा सकता है और कानून को फिर से जांच सकता है। और अगर दिखाई पड़ता है कि इस पर्टिकुलर कानून का कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स उससे असंगत का मतलब इनकंसिस्टेंट है, उसको खत्म करने वाला है, छीनने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी कानून को रद्द कर सकता है या उसके किसी भाग को हटाकर अलग कर सकता है, अगर उसे अलग करने के बाद भी कानून बना रह सके। इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो आगे बढ़ना ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। केस का साइटेशन है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 AIR 1789 1981 SCR 1 206। मामले के तथ्य कुछ इस प्रकार हैं कि मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बेंगलुरु स्थित एक कपड़ा मिल थी, जिसे सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स नेशनलाइजेशन एक्ट 1974 के तहत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। सरकार का तर्क था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत जो हैं, उनको लागू करने के लिए इस उद्योग का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया था, ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सके। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड के मालिकों ने इस नेशनलाइजेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि यह संविधान के आर्टिकल 14 जो समता के अधिकार के बारे में बात करता है, आर्टिकल 19(1)(g जो व्यवसाय की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार देता है, उन सब का उल्लंघन है। इस पिटीशन के जवाब में सरकार ने संविधान के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का हवाला दिया, जिसने आर्टिकल 31C में संशोधन करके संसद की शक्ति को बढ़ा दिया था, बहुत विस्तारित कर दिया था। संविधान का जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में ऐसे ऐसे संशोधन कर दिए गए थे जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी यानी कि जो संसद है उसकी सर्वोच्चता को और बढ़ा देता है, उसकी शक्तियों का विस्तार कर देता है। क्या एक बात महत्वपूर्ण थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जिसका हवाला केंद्र की सरकार ने मिनर्वा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिया था। सरकार ने हवाला दिया कि संशोधन ने आर्टिकल 31C में बदलाव किया है, जिससे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स पर प्राथमिकता दे दी गई है। और साथ ही आर्टिकल 368 में एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया है, जिससे यह तय किया गया है कि संसद द्वारा किया गया कोई भी संशोधन न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर रहेगा। इस मामले में मिनर्वा मिल्स लिमिटेड ने इस संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट कर देता है, क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू को समाप्त करता है। आपको बता दूं, यह मामला सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा था। सबसे पहले यह मामला कर्नाटका हाईकोर्ट में पहुंचा था, और कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय आने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। ये बात और है कि हम जो साइटेशन पढ़ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन पढ़ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्योंकि फाइनल और बाइंडिंग होता है, इसलिए हम वही बातें पढ़ते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इससे पहले मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ था, हाईकोर्ट का जजमेंट क्या था, मैं आपको बता दूं। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था और कहा था कि नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण संविधान के अनुरूप था और सरकार का यह कदम डीपीएसपी के तहत वैध था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह संसद के संशोधन अधिकार के तहत ही आता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच बैठी। चीफ जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, जस्टिस एसी गुप्ता, जस्टिस एनएल उटवालिया, जस्टिस पीएस कैलासम और जस्टिस पीएन भगवती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कुछ भी उसमें किया गया है वो अपने आप में असंवैधानिक है। कोर्ट ने यह कहा कि न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और यह संसद समाप्त नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 368 में जोड़ा गया प्रावधान जो जुडिशियल रिव्यू के पावर को समाप्त करता है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स संविधान की आत्मा है और उन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने यह भी कहा कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। यह निर्णय अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस निर्णय से देश के संविधान को और मजबूती मिली। न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया और साथ ही आर्टिकल 368 में संशोधन करके जो बात जोड़ दी गई थी कि संविधान के किसी भी संशोधन को जो आर्टिकल 368 के तहत किया जाएगा, कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई भी संशोधन संविधान के किसी भी भाग में पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है और वो बेसिक स्ट्रक्चर को खराब करता है, नष्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उसका जुडिशियल रिव्यू करे और उस संशोधन, उस अमेंडमेंट को ही वॉइड डिक्लेयर कर दे। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से मिनर्वा मिल्स के मामले को आप कम और आसान शब्दों में ठीक-ठीक समझ पाए होंगे। किसी और केस को इसी तरह से आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं केस का किस्सा, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर मुझसे पूछिए। मेरी कोशिश होगी कि एक बहुत डिटेल्ड वीडियो में आपके लिए ऐसी काम की बातें लेकर आऊं और आपके लिए कानून को समझना आसान बना सकूं। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।